वेलकम टू एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे पावर ग्रिड के एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। आज का ये 6ठा सीरीज है और इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का पार्ट होगा। इसमें कुछ नेटवर्क का क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 करके इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी पावर ग्रिड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए प्योर इंडक्टर हैज ए पावर फैक्टर ऑफ, ठीक है। आपको भी पता है, अगर प्योर बोलेगा, प्योर का मतलब होता है कि ये इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 पावर फैक्टर होगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी रसिस्टर प्योर रसिस्टर पूछेगा, प्योर रसिस्टर, ठीक है, या प्योर रसिस्टिव सर्किट, उसका पावर फैक्टर पूछेगा तो उसका यूनिटी होता है। प्योर इंडक्टर के केस में अभी पावर फैक्टर क्या होता है, 0, ठीक है। 0 लैगिंग बोल सकते हैं क्योंकि इंडक्टर केस में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग मतलब क्या होता है, करंट जो है क्या करेगा, वोल्टेज को लैग करेगा। सपोज करो ये वोल्टेज है और ये करंट है I, तो ये 90 डिग्री से क्या करेगा, वोल्टेज को लैग करेगा। उसके बाद प्योर कैपेसिटर के बारे में अगर पूछेगा, प्योर कैपेसिटर, ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, लीडिंग होगा, उसमें भी 0 ही होगा, लीडिंग होगा। लेकिन यहाँ पे लैगिंग लीडिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी एग्जाम में आपको 0 लैगिंग 0 लीडिंग भी आ सकता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडक्टर केस में लैगिंग होगा, कैपेसिटर केस में 0 लीडिंग होगा। और कैपेसिटर का अगर करेंगे तो उसमें क्या होता है, करंट जो है क्या करता है, लीड करता है किसको, वोल्टेज को, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ए सीरीज RLC सर्किट रिजोनेंट एट 200 हर्ज, ठीक है। 200 फ्रीक्वेंसी पे क्या है, रिजोनेंट कंडीशन में है RLC सर्किट। इफ़ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द सर्किट विल बी रिजोनेंट एट, तब कितना फ्रीक्वेंसी होगा सर्किट का एट रिजोनेंट कंडीशन, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता होना चाहिए। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC, फार्मूला होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एट विच द सर्किट बिकम्स प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट मीन्स पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी यूनिटी, ठीक है। और वहाँ पे एक और कंडीशन है कि कब हम बोलेंगे कि रिजोनेंट पे है, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट्स इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, देन द सर्किट एक्ट एज ए रिजोनेंट सर्किट, ठीक है। सपोज करो सीरीज RLC है, सीरीज RLC का इम्पीडेंस क्या होता है, Z इक्वल टू रूट अंडर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही होता है ना। और रिजोनेंट कंडीशन में क्या होना चाहिए, XL इक्वल टू XC होना चाहिए। जब ये दोनों XL इक्वल टू XC होगा तो यहीं से तो फार्मूला आता है, क्या आता है फार्मूला रिजोनेंट का, कैसे, XL इक्वल टू क्या होता है 2 पाई FL और XC इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC, ठीक है। अब देखो L और C यहाँ है, मैंने क्या किया, EF यहाँ है, AF यहाँ है, तो इसको इधर ले आए तो F² हो गया, बाई 2 पाई L को नीचे लेके चला गया, 2 पाई कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू LC, यही होगा ना। तो यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर LC होगा, रूट अंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई, 2 पाई निकल गया, रूट अंडर LC। तो ये फार्मूला होता है FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC। तो ये रिजोनेंट का कंडीशन है। जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो सर्किट क्या हो गया, रेसिस्टिव हो गया। तो एक कंडीशन है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको ये फार्मूला का यूज़ करना है, ठीक है। फार्मूला कैसे है मैं बता दिया आपको। अब बोल रहा है ए सीरीज RLC सर्किट रिजोनेट एट 200, तो 200 FR कितना ले लेंगे, FR हो गया 200 इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC रन। इफ़ द कैपेसिटेंस, अब क्या करेंगे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जब कैपेसिटेंस को हम 4 टाइम्स क्या किए, इंक्रीज कर दिए। तो पहले C था, C1 इक्वल टू पहले C था, अब C2 इक्वल टू 4C हो गया, क्योंकि 4 टाइम्स कर दिए किसको, कैपेसिटेंस को। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR2, नया रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, FR2 इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर L, तो वही रहेगा क्योंकि L के बारे में कुछ नहीं बोला, पहले जो L था वही L होगा, लेकिन C की जगह क्या हो जाएगा 4C। तो FR2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4C में 4 है तो रूट में है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई रूट अंडर LC, यही होगा ना। अब देखो 1/2 इंटू 2 पाई रूट अंडर LC लिख सकते हैं इक्वल टू अब देखो 1/2 पाई रूट अंडर LC क्या है 200, तो 1/2 इंटू 200 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 हर्ज, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना, तो आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को करके आ सकते हो विदाउट मिस्टेक्स, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिए 1 बाय 1 करके, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको, ठीक है। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा इसको मिटा दूँ। तीसरा क्वेश्चन है द वोल्टेज फेजर ऑफ ए सर्किट इज 10 एट एन एंगल 15 डिग्री वोल्ट एंड करेंट फेजर इज 2 एट एन एंगल -45 डिग्री एम्पियर। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन द सर्किट निकालना। मैंने एक इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ इससे पहले वाले भी सीरीज में, ठीक है। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ लिख लो, V इक्वल टू क्या होगा 10 एट एन एंगल 15 डिग्री, और ये जो V है कैपिटल V है मतलब RMS में, ठीक है। करंट I दिया हुआ है 2 एट एन एंगल 45 डिग्री। अब देखो मैंने क्या निकालना, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो आपको मैंने एक बताया था जब भी हम लोग कम्प्लेक्स पावर निकालेंगे, कम्प्लेक्स पावर इक्वल टू S इक्वल टू क्या होता है V इंटू करेंट का कंजुगेट, हमेशा याद रखो करेंट का कंजुगेट लेते हैं। तो वोल्टेज के RMS में कितना है 10 एट एन एंगल 15 डिग्री इंटू, अब I कंजुगेट है, तो कंजुगेट का मतलब होता है अगर यहाँ माइनस है तो अगर इसका I कंजुगेट लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 एंगल क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ प्लस रहता तो ये क्या हो जाता है यहाँ माइनस में हो जाता, ठीक है। इसको ध्यान में रखो। तो कंजुगेट का मतलब क्या हो गया 2 एट एन एंगल -45 की जगह क्या हो जाएगा 2 एट एन एंगल 45 डिग्री प्लस, ठीक है। अब देखो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, और आपको पता है जो एंगल अगर मल्टीपल में रहेगा तो ऐड होता है, तो कितना होगा 15 + 45 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 20 cos 60 प्लस J 20 sin 60, ठीक है। समझ गए, 20 cos 60 प्लस एक तो रियल पावर प्लस एक क्या है रिएक्टिव, तो 20 cos 60 का मान 20 इंटू 1/2 प्लस J इंटू 20 इंटू √3/2। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस J 10 √3। अब देखो 10 क्या हो जाएगा रियल पार्ट है, रियल पार्ट है तो 10 वाट हो जाएगा, और 10 √3 क्या है रिएक्टिव पार्ट है तो रिएक्टिव पावर हो जाएगा 10 √3 VAR रिएक्टिव पावर। समझ गए, सही आंसर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन बी 10 वाट एंड 10 √3 बार, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही आसान वे में। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चौथा क्वेश्चन, द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पावर कंज्यूम्ड बाय 5 ओम रेसिस्टर, कौन है ये, इसके कितना पावर कंज्यूम किया 10 वाट,
देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या है। और आपको एक बता दूं, एल भी दिया हुआ है, इंडक्टेंस भी दिया हुआ। अगर इंडक्टेंस नहीं दिया रहता तो पावर फैक्टर यूनिटी होता, ठीक है, रसिस्टर होता, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं कि इंडक्टेंस दिया हुआ है। और सप्लाई क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो, साइनोसॉइडल सप्लाई है विथ ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है, सप्लाई चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस है यहाँ पे सर्किट में। तो पहले 5 ओम के रसिस्टर के क्रॉस में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, 10 वाट। तो आपको पता है 10 वाट PL इक्वल टू क्या होता है, I²R, ठीक है। तो आप पहले इसका I निकालेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P/R। तो P कितना है, पावर 10, और रेसिस्टेंस कितना है 5, तो √2 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो ये सर्किट है, इस सर्किट में करंट, क्योंकि सीरीज में ही सारा एलिमेंट कनेक्ट है, ए बी, तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, I इक्वल टू √2, ठीक है। अब यहाँ ये पता चल गया आपको। अगर मैं वोल्टेज कितना यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है रेसिस्टेंस के क्रॉस में अगर निकालें टोटल, तो आपको रेसिस्टेंस 5 ओम यहाँ है, 10 टोटल रेसिस्टेंस RT कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है 2 तो RT इंटू I, तो 15 इंटू √2 करंट, तो 15 √2 वोल्ट हो जाएगा। कितना, 15 √2 वोल्ट वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज निकल गया किसके क्रॉस में, रेसिस्टेंस के क्रॉस में ड्रॉप हो रहा है 15 √2 वोल्ट। अब देखो टोटल कितना है सप्लाई वोल्टेज, और ये जो है ये RMS में होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये पावर कंज्यूम्ड हो रहा है, और ये 50 क्या है, VM है। अगर सप्लाई वोल्टेज को RMS में लिखेंगे तो VM/√2 लिख सकते हैं, तो 50/√2 निकल गया। आपको पता है पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, 15 VR रेसिस्टेंस के क्रॉस में सप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो VR कितना हो जाएगा, 15 √2 50, √2 ऊपर चला गया, तो √2 तो 2 हो जाएगा, 15 दूनी 30/50, तो कितना हो जाएगा 0.6, क्या हो जाएगा 0.6। पावर फैक्टर किस में होगा, क्योंकि इंडक्टर है तो लैगिंग होगा। ये आपको पता होना चाहिए, भले एग्जाम में क्वेश्चन में दे या ना दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 लैगिंग। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में। समझ में आ गया, क्या किए पहले करंट निकाल लिए इसका यूज करके, I इक्वल टू √P/R √2 एम्पियर, क्योंकि तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो सर्किट का में करंट जो फ्लो करेगा, सीरीज सर्किट में हमेशा सेमी करंट फ्लो करता है, तो √2 एम्पियर फ्लो करेगा। और टोटल रेजिस्टेंस 5 और 10 कितना है, 15 ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस 15 ओम के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 15 √2। सप्लाई वोल्टेज क्या यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन इसको RMS में करेंगे, VS इक्वल टू VM/√2, ये निकल गया। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस बाय सप्लाई वोल्टेज इन द सर्किट, ठीक है। तो उसका रेशियो निकालेंगे 30/50, तो 0.6 निकल गया। इंडक्टर है इसलिए मैंने लैगिंग लगा दिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B ऑफ द फिगर। अब देखो यहाँ पे क्या है, A और B दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा, A नहीं दिया हुआ, यहाँ भी क्या होगा, ये भी नहीं दिया। तो क्योंकि अब समझो, इस सर्किट को समझो, यहाँ से ये वायर आया यहाँ, और यही वायर यहाँ से ऐसे करके आ गया, तो मतलब इसके बीच में कोई भी कनेक्टेड है, इसके बीच में ऐसे नहीं है ना। इसका मतलब अगर ए पॉइंट यहाँ, तो ए भी यहाँ होगा, यही ए सेम वायर यहाँ आ रहा, टर्मिनल ए यही सेम होगा। यही कंसेप्ट है क्वेश्चन का। अब देखो इसको और बी दिया हो, तो इसको हम मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये बी टर्मिनल है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। सेम ही वायर है ना, सेम ही वायर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो बी होगा, यहाँ तक तो बी होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, हमको निकालना क्या है, रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए और बी के बीच में। अब जैसे जैसे वैसे वैसे कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, आर है, और ए और फिर यहाँ सी और ए के बीच में क्या है, आर है। तो मतलब दोनों रेसिस्टेंस ए और सी के बीच में आर है, तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। इसका मतलब ए और सी
ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया ए टर्मिनल, ये हो गया सी, और यहाँ रेसिस्टेंस आर है तो ये आर है, लिख सकते हैं, क्योंकि ए और सी क्या है, ए आर है, ए और सी क्या है, आर है। अब देखो, अब बचा क्या, ए और ए तो शॉर्ट है, इसलिए मैंने ए और ए को क्या किया है, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये उठ के यहाँ आ गया, समझ गए। अब देखो सी और बी के बीच में आ रहे हैं, सी और बी के बीच में, तो पॉइंट नीचे बना लेते हैं बी, ये क्या है, आर है। अब बोल रहा है बी और ए के बीच में आर है, तो बी और ए को मिला देते हैं यहाँ से, क्या है ये, आर है, समझ गए। अब मुझे रेसिस्टेंस क्या निकालना, किसके अक्रॉस में, ए और बी, तो इसके अक्रॉस में रेसिस्टेंस क्या होगा वो निकालना, ए और बी टर्मिनल के बीच में, समझ गए। तो अब आपको पता है ए और क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आर हो जाएगा, और ये आर, ये दोनों क्या तब सीरीज में हो जाएगा 0.5 आर और ये आर, तो 1.5 आर हो जाएगा, फिर 1.5 आर और ये आर पैरेलल में हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट या आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1.5 आर बाई आर प्लस 1.5 आर, ठीक है। कितना होगा 1.5 आर बाई कितना हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 आर है, नीचे 1 आर होगा, यानी आर स्क्वायर बाय 2.5 आर होगा इस तरह से, तो 1.5 आर बाय 2.5, इसको करेंगे तो 3/5 आर होगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3/5 आर, समझ गए। तो कितना आसानी वे से क्वेश्चन का आंसर निकल गया, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब इस तरह कंसेप्ट लगा के आप करेंगे तो एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। और यहाँ आर की जगह कुछ भी दे सकता है, कोई वैल्यू दे देगा 6 ओम, 5 ओम, 10 ओम, तो फिर भी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए और बी, ए और बी के बीच में थेवेनिन्स वोल्टेज वी थेवेनिन्स निकालना। देखो क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है। आपको ये पता है कि ये जो टर्मिनल है ए और बी ओपन है ना, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ओपन है तो करंट फ्लो करने के लिए, करंट को ट्रेवल करने के लिए हमेशा क्लोज पाथ की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ ओपन है तो करंट जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है करंट जीरो होगा यहाँ पे, तो इसी में जो भी करंट फ्लो करेगा आई, तो अब यहाँ पे क्या है, इधर तो करंट जा नहीं रहा, तो 10 वोल्ट के 10 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ रेसिस्टेंस क्या है 1 और 1, और दोनों क्या है ऐसे करके सीरीज में कनेक्टेड है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई, सीरीज में है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 10/2, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करेगा तो ड्रॉप कहाँ कहाँ होगा, यहाँ 10 वोल्ट यहाँ सप्लाई से निकल रहा है, तो 5 वोल्ट ड्रॉप यहाँ करेगा, और 5 वोल्ट 1 ओम के क्रॉस यहाँ करेगा ना, और डायरेक्शन क्या होगा प्लस माइनस, ड्रॉप हो रहा ना, मतलब ड्रॉप कब होगा, करंट जब एंटरिंग होगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, बताए थे ना, तो यहाँ पे एंटरिंग हो रहा है पॉजिटिव पे, तो क्या हो रहा है ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ये ले लिया, 5 वोल्ट ये ले लीजिए, ठीक है, 10 वोल्ट तो यहीं पे ख़त्म। अब हमको वी थेवेनिन्स निकालना, आपको पता है वी थेवेनिन्स निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस ऐसे करके चलें, ठीक है, तो माइनस से प्लस, तो माइनस वी थेवेनिन्स प्लस, क्योंकि ये इस लूप में हम निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस वी थेवेनिन्स प्लस 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये वाली 10 वोल्ट, तो प्लस 10 वोल्ट प्लस ये 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, प्लस 5 वोल्ट इक्वल टू 0, क्लोज पाथ में, और तो कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो वी थेवेनिन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 वोल्ट। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 7, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस RL टू व्हिच मैक्सिमम पावर मे बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगा, कंडीशन क्या क्या होता है, कंडीशन ये ज़रूरी है, कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मैक्सिमम पावर, पहले क्या होना चाहिए, लोड रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, जो सोर्स का रेसिस्टेंस होगा वही लोड का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तब कितना ट्रांसफ़र होगा पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, लोड पे। तो आपको पता है
ये आर एल निकालना मुझे, ठीक है। तो आर एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके 40 ओम रेसिस्टेंस और 20 ओम रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा, होगा ना, 40 और 20, और ये 60 ओम पैरेलल में होगा। तो इसको अगर आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या होगा, 60 ओम प्लस 40 गुना 20/60। तो ये कट गया, 6 36, 360 प्लस 80/6 कितना हो जाएगा, 440/6, तो 73.33 ओम। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ गया क्या, इसके अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट निकालिए। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, लोड रेसिस्टेंस। कितना लोड रेसिस्टेंस रखेंगे, 73.33, तो कितना ट्रांसफ़र होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, लोड पे, इस सर्किट के द्वारा। समझ गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वोल्टेज सोर्स एलिमिनेट करना मतलब वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो इसके अक्रॉस में 0 हो जाएगा वोल्टेज। करंट सोर्स को अगर क्या करना है, करंट सोर्स को में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो करंट कितना हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा जैसे ओपन करेंगे। तो ये कंडीशन है, जब भी अगर आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो या आर थेवेनिन्स भी निकाल सकते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सब केस में सेम ही करते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। 8वां, इफ द पाई एंड टी सर्किट इन फिगर वैल्यू आर इक्विवेलेंट देन R1 R2 R3 निकालना। सिंपल है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बनाओ तो सही, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 16 ओम 24 तो पाई है ना, पाई। अगर मैं इसको आपको बता दूँ, इसको मैं अगर डेल्टा के फॉर्म में लिखूँ, इस तरह लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा। देखो यहाँ ऐसे रेसिस्टेंस, फिर ऐसे, डेल्टा बन गया। ये हो गया 16 ओम, ये 24 ओम है, 24, और ये क्या है, 24 ओम। डेल्टा बन गया। ये मतलब क्या कर दिया हम, ऐसे करके त्रिभुज आकार में बना दिया, 16 24 ओम। इसको मैं नाम दे दिया, इसको दे दिया 1 टर्मिनल, इसको दे दिया 2 टर्मिनल, इसको दे दिया 3 टर्मिनल। जैसे इसको 1 2 3 टर्मिनल। अब देखो या R1 R2 R3 टर्मिनल कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, डेल्टा में। अब मुझे स्टार में ब्रेक करना है, तो यहाँ पे ऐसे करके एक रेसिस्टेंस, ऐसे करके एक रेसिस्टेंस, और ऐसे करके रेसिस्टेंस। अब इधर वाले को हम R1 मान लेते हैं, इसको R1, इधर वाले का R2 मान लेते हैं इसको, और इधर वाले का R3 मान लेते हैं, नीचे वाले का, ठीक है। समझ गया। अब मुझे R1 निकालना है। अब देखो डेल्टा का में दिया हुआ है, डेल्टा में दिया हुआ है, इसको स्टार में। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा से टू स्टार में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है R1 निकालने का, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 क्या होता है, अगर ये निकालना R1, तो इसमें 16 और 24 को, इसके जो अपोजिट होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 24 बाय, और जो तीनों है 16 24 24 सब में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 24 दूना 48, 16 64 हो जाएगा। तो 16 से कट जाएगा 4, तो 6 ओम आंसर हो गया R1। R2 कितना होगा, वैसे करो, R2 करेंगे 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे भागा में, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 ओम होगा। R3 क्या करेंगे, R3 का अपोजिट क्या है, 24 24 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाय नीचे सब में सबको ऐड करेंगे, 64 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 9 ओम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 क्या हो गया, 669। तो 669 किस में है, इसमें है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कितना आसानी से निकाल दिए, ठीक है। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसी प्रोसेस को आप फॉलो करो, तो क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही आसानी से आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। यहाँ पे एक करंट निकालना है कि जो फ्लो कर रहा है 9 ओम रेसिस्टर के थ्रू, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हुआ करंट, ठीक है। डायरेक्शन दिया है आई इक्वल टू 2 एम्पियर और ये आई यहाँ पे इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है आपको नहीं पता। यहाँ से भी कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। सपोज करो ये I3 है, आई यहाँ कर रहा है, I1 यहाँ कर रहा है, या I2, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज निकालेंगे इस टर्मिनल पे, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई KCL एट नोड, मान लेते हैं नोड 1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज क्या है, V माइनस यहाँ क्या है 3 वोल्ट बाई 6, V माइनस 3, यहाँ पे कितना है 6। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकल गया, V बाई 9, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे करंट क्या है, आ रहा है इस टर्मिनल पे। हमेशा देखो जो भी टर्मिनल लेते हैं अगर उसके डायरेक्शन में आता है तो उसको हम निगेटिव में लेते हैं, ठीक है 2 एम्पियर। तो इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 18, 3V माइनस 9 प्लस 2V माइनस कितना हो गया 36 इक्वल टू 0। 18 इंटू 0 0, तो 5V इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो V इक्वल टू कितना होगा 9 वोल्ट, निकल गया वोल्टेज 9 वोल्ट। तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई 9, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 9 निकल गया। आई इक्वल टू 9 बाई 9 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 9 बाई 9 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 10 द करेंट इन द रसिस्टर आर 10 ओम रेसिस्टेंस इन द सर्किट। सेम वैसे ही करना है। यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं कुछ होगा इस नोड पे, तो अप्लाई KCL कर देना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, V माइनस 20, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है ना, ठीक है, प्लस है। तो यहाँ क्या, अगर प्लस है तो V माइनस 20 लिखेंगे, V माइनस 20 बाई 10 प्लस V बाई 10 प्लस V माइनस 10 बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से वोल्टेज कितना निकल जाएगा 10, एलसीएम आ गया, V माइनस 20 प्लस V प्लस 5V माइनस 50 इक्वल टू 0। ऊपर 0 इंटू 10 0 हो जाएगा। तो V 5V तो कितना है 7V इक्वल टू 70, 7V इक्वल टू 70, तो V इक्वल टू 10 वोल्ट निकल गया। यहाँ का 10 वोल्ट निकल गया और 10 ओम रेसिस्टेंस है, तो I इक्वल टू 10 बाई 10 तो 1 एम्पियर हो जाएगा करंट। समझ गए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आसान से, ठीक है। इन द गिवन इन द सर्किट वैल्यू द करेंट थ्रू E2, जो E2 है इसके थ्रू करंट क्या हो रहा है। ऑप्शन दिया चार्जिंग डिस्चार्जिंग। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो करंट थ्रू E2 है, जो भी यहाँ पे E2 मतलब कोई भी वोल्टेज सोर्स है या बैटरी कनेक्टेड है, तो ये चार्ज कर रहा है कि डिस्चार्ज कर रहा है, कैसे आप फाइंड करोगे। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ करंट का डायरेक्शन I1 5 एम्पियर और I2 4 एम्पियर। तो I5 एम्पियर मतलब इस तरह से करंट आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव पे है, नीचे क्या है माइनस होगा, पॉजिटिव पे इंटर कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव पे इंटर कर रहा है 5 एम्पियर करंट। इसको I1 इक्वल टू 5 एम्पियर कहाँ पे इंटर कर रहा है, पॉजिटिव पे। I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करके I2 कहाँ पे कितना कर रहा है 4 एम्पियर और कहाँ पे इंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ओवरऑल कौन सा टर्मिनल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो I इक्वल टू क्या करेंगे, I1 माइनस I2 करेंगे। तो टोटल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक करंट इधर से जा रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, अपोजिट में जा रहा है, सेम ही टर्मिनल पे नहीं जा रहा। तो I1 माइनस I2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर वोल्टेज सोर्स के थ्रू क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको पता है 1 एम्पियर क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब और पॉजिटिव पे इंटर ले रहा है, तो क्या होगा ये चार्जिंग होगा। तो क्या होगा 1 एम्पियर चार्जिंग। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फॉर द सर्किट ऑफ द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आई निकालना आपको। देखो इस क्वेश्चन पे मत जाओ, इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है और करंट आई आपको निकालना है इसके 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है। आपको यहाँ पे देख लो,
यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है रेसिस्टेंस 6, करंट कितना कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे करोगे आई इक्वल टू, अब देखो इसमें जो है अलग अलग ड्रॉप होगा, क्योंकि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में इसका सोर्स इस सर्किट के लिए भी है, इस सर्किट के लिए भी है, ठीक है, और इसका अलग से एक सोर्स है 12 वोल्ट का। तो इस सर्किट में क्या है 12 वोल्ट का सोर्स एक सेपरेट सोर्स है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर सर्किट का, जैसे सपोज करो इसमें ऐसे करके I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 कर रहा है, इसमें I3 कर रहा है, ठीक है, और इसमें I4 कर रहा है, सब का निकाल के जो इस ब्रांच का करंट होगा वो उसका क्या होगा, जो इस ब्रांच का करंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 0.5 एम्पियर होगा, सही हो जाएगा। अगर आप लोग से नहीं होगा तो इसको आपको एक अलग से सॉल्यूशन करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा इस क्वेश्चन को करने में, तो यहाँ पे स्पेस है नहीं। आप लोग करके देखिएगा, बताइएगा ज़रूर मुझे। 13 द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लाइंसेस ऑफ पावर रेटिंग। अप्लाइंसेस मतलब क्या होता है, अप्लाइंसेस मतलब होता है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अप्लाइंसेस में आता है फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर जो हम लोग घर में ग्राइंडर यूज़ करते हैं, ठीक है, हीटर यूज़ करते हैं, वो सब क्या है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गया। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लाइंसेस ऑफ पावर रेटिंग P वाट्स कनेक्टेड अक्रॉस इट्स रेटेड वोल्टेज फॉर T आवर्स, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है किलोवाट, टाइम का क्या होता है आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू PT किलोवाट आवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा PT किलोवाट आवर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही आसान वे में। देखो सॉरी यहाँ पे P वाट है, वाट में दिया है, ठीक है, यहाँ किलो वाट नहीं लिखेंगे, यहाँ वाट है, तो किलो वाट करेंगे P बाय 1000 हो जाएगा ना, तो P बाय 1000 हो जाएगा, तो PT बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ वाट में दिया हुआ, मैंने किलो वाट ले लिया, वाट में दिया तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में, तो P बाय 1000 इंटू T कर देंगे, तो PT बाय 1000 इंटू किलो वाट आवर होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। 14 सिंपल है, इस सर्किट को आप देखो, देख के ही आप बना सकते हो। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 1.5 बाय 1.5 बाय 3, तो 0.75, 0.75 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1.75, तो 1.75 ये वाली हो गया। ये इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद नीचे भी वो सेम ही है, तो 1.75 ये भी हो जाएगा। फिर 1.75 क्या है पैरेलल में हो जाएगा, तो इसको 1.75 इंटू 1.75 बाय दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, यही होगा ना। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 8 0.875 हो गया, 0.875 निकल गया, प्लस 1 क्या होगा 1.875 ओम। तो इस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट गिवन बेलो, नॉर्टन इक्विवेलेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट माने पहले हम नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर नॉर्टन करंट निकालेंगे, यही निकालेंगे ना, टू फाइंड करना है, तब हम उसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और इक्विवेलेंट सर्किट जब भी नॉर्टन में रहेगा, ये सपोज करो इस तरह से रहेगा, करंट आई मतलब नॉर्टन करंट, और ये होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस, इस तरह की इक्विवेलेंट सर्किट होगा। देखो यहाँ पे वोल्टेज तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर ये भी मार सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन का आंसर डी मार सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। इसमें अब सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। नॉर्टन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, तो IN और RN नॉर्टन रेजिस्टेंस, अगर इस तरह का है तो ऑप्शन डी, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नॉर्टन रेजिस्टेंस RN निकालने के लिए क्या बोले थे, टू फाइंड कोई भी चीज़ RN, RTH या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आपको वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स CS को ओपन सर्किट। तो लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट कर दिए, इसको भी शॉर्ट कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, 3 और 6 दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो 3 और 6 का पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×3 18/9 2 ओम हो जाएगा, और 2 ओम प्लस 3 ओम सीरीज में हो जाएगा। तो RN कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो RN रेजिस्टेंस निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। अब मुझे IN निकालना है, ठीक है। तो IN निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे IN इसके अक्रॉस में निकाल लेंगे, ठीक है। जब IN आप निकाल के देखेंगे, बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 2 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, अच्छा ये है और सब तो होगा ही नहीं, तो ये होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक ऑप्शन तो होना ही है। इन द गिवन सर्किट इंडक्टेंस L1 एंड L2, इफ L1 इक्वल टू 2L2 एंड L इक्विवेलेंट इज 0.7H। तो L1 और L2 निकालना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है L1 इक्वल टू 2L2 के बराबर है, मतलब L2 का जो भी मान है उसका दुगुना है L1। L इक्विवेलेंट दिया हुआ है 0.7 हेनरी। तो हम निकालो L1 और L2, सिंपल। L इक्विवेलेंट इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, L इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.5 प्लस L1 इंटू L2, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। 0.5 प्लस L1 के जगह पे क्या लिख देंगे हम, L1 की जगह या तो 2L2 लिख देंगे, तो 2L2 लिख देते हैं, 2L2 इंटू L2 बाई 2L2 प्लस L2 3L2, L2 कैंसिल, और L इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 0.7 रख दो, तो 0.7 है। अभी 0.5 इधर आ गया तो क्या बचा, 0.2 इक्वल टू 2L2/3, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6/2। L2 इक्वल टू क्या होगा 0.6/2, तो कितना हो जाएगा L2 0.3 हेनरी। L2 निकल गया, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.3, तो 0.6 हेनरी। तो L1 क्या होगा 0.6, L2 क्या होगा 0.3 हेनरी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 17 क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ वोल्टेज सोर्स VS दिया हुआ प्लस माइनस, ठीक है। और ये कौन सा ये है, ओपेम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना। और आपको पता है ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई मतलब इसके इन्फिनिटी होगा अगर इनपुट इम्पीडेंस, तो करंट क्या होगा I इक्वल टू 0, करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, तो जो भी सर्किट का करंट है यहाँ पे ऐसे करके फ्लो कर जाएगा, इधर नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या निकालना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द एबव सर्किट। तो अब ये R1 और R2 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और वोल्टेज सोर्स है ही। तो आपको क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट अगर आपको इसका निकालना है तो नन इन्वर्टिंग ओपेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -V1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अक्रॉस में भी थेवेनिन्स निकालना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 18 चलते हैं। इन ए 6 पोल मोटर 4 मैकेनिकल डिग्रीज इक्वल टू, आपको पता है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P थीटा मैकेनिकल बाय 2 होता है, या P/2 थीटा मैकेनिकल, ये फॉर्मूला होता है। पोल दिया हुआ आपका 6 और 4 मैकेनिकल डिग्री, थीटा मैकेनिकल कितना दिया हुआ है, थीटा मैकेनिकल 4, तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, P की जगह 6/2 इंटू 4, तो 12 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यही होगा इलेक्ट्रिकल डिग्री। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 19 एन आइडियल सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो स्टार्टिंग टॉर्क बिकॉज,
सिंक्रोनस मोटर में कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड होता है बिटवीन किसका, स्टार्टर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। स्टार्टिंग टॉर्क होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है और स्टार्टर मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट, मतलब कौन सा मोटर स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है या कुछ न कुछ होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कुछ न कुछ होता है किस में, इंडक्शन मोटर में। समझ गए? तो ऑप्शन इसका 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 20 एट ए स्लिप ऑफ 4% मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, स्लिप क्या है 4%, 0.04 लिख सकते हैं। तो आपको पता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। तो पोल मैक्सिमम स्पीड के लिए 2 पोल लेते हैं, NS कितना हो जाएगा 120, अगर 50 लेंगे बाय 2 तो 3000 RPM है ना, 3000 RPM। अब मुझे क्या निकालना है, 3 फेज मोटर का मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है 4% स्लिप, तो N रोटर का NR इक्वल टू 1 - S इंटू NS। 1 स्लिप है 1 - 0.04 इंटू 3000, तो 3000 गुना 0.96, तो लगभग आ जाएगा इसका 2880 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 21 इफ द स्टार्टर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डेल्टा कनेक्टेड। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है, तो रोटर वाइंडिंग क्या होगा, तो रोटर वाइंडिंग शुड बी डेल्टा, शुड बी स्टार, शुड नॉट बी डेल्टा, मे बी स्टार या डेल्टा। देखो स्टार्टर वाइंडिंग क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, तो रोटर वाइंडिंग वो डिपेंड करता है कि हम किस लोड पे चलाना किस लोड पे चला रहे हैं, ठीक है, किस तरह का उससे हम फंक्शन लेना है उस मोटर का, कितना उस पर लोड कैरी करना है, स्टार्टिंग करंट क्या होगा, ठीक है, किस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम डिसाइड करेंगे। तो आप रोटर वाइंडिंग में कोई भी लगा सकते हो, डेल्टा भी लगा सकते हो, स्टार भी लगा सकते हो। तो 21 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मे बी डेल्टा या स्टार कनेक्टेड। 22 सिंक्रोनस मोटर आर टू बी यूज्ड इन ए सिचुएशंस वेयर, किस सिचुएशन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर का हमेशा जो यूज करते हैं जब हम कांस्टेंट लोड पे किसी भी मोटर को चलाना चाह रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड पे, सॉरी, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड मोटर हमेशा मैक्सिमम स्पीड पे ही चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे। द लोड इज टू बी ड्रिवन एट कांस्टेंट स्पीड। जैसे सिंक्रोनस मोटर का हम लोग जो यूज करते हैं एस्केलेटर वगैरह में, जो मेट्रो ट्रोम जो जाते हैं, जो एस्केलेटर होता है स्वचालित सीढ़ियाँ, तो उसमें हम लोग कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस मोटर। When the excitation of synchronous motor is increased up to normal exciting from the under excitation and armature current. When the excitation of synchronous motor is increased up to normal excitation from under से कहाँ पे आ गए, नॉर्मल पे, तो आर्मेचर करंट डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। 24 इन ए सिंक्रोनस मोटर डेम्पर वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में डेम्पर वाइंडिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो रोटर का ऑस्किलेशन है उसको सप्रेस कर सके, कम कर सके, और जो स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क, वो डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन बी और सी बोथ आर करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। तो इस तरह से मैंने टोटल इस सीरीज़ में 24 क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसमें से कुछ मोटर का है और कुछ नेटवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार देखिए, अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए।